नमस्कार दोस्तों कल्पना करिए दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में बैठा एक ऐसा इंसान जिनके नाम पर पूरे देश की सरकार काम करती हो, जिनके बिना एक दिन भी हमारा देश चल नहीं सकता, जिसके हस्ताक्षर के बिना संसद द्वारा पारित कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह रोजमर्रा की सरकार नहीं चलाता। आखिर ऐसा क्यों? क्या राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक पद है या उसके पास ऐसे भी अधिकार हैं जो देश की दिशा बदल सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे राष्ट्रपति की भूमिका, उनकी शक्तियां और महत्व। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात ये कि राष्ट्रपति कौन होता है, हम किसे राष्ट्रपति कहेंगे? तो देखो, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख, प्रथम नागरिक और देश का मुखिया होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम भारत है और उस कंपनी के मालिक का नाम राष्ट्रपति है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का पहला व्यक्ति और मुखिया दोनों ही राष्ट्रपति होगा, क्योंकि मालिक से पहले तो कोई हो ही नहीं सकता। और साथ ही उस कंपनी को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए होंगे, उस नियम कानून को नियमित रूप से बनाए रखने का काम भी उस कंपनी के मालिक यानी कि राष्ट्रपति का होगा। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि संविधान के अनुसार देश का संचालन करेंगे। अब बात ये आती है कि कौन बन सकता है राष्ट्रपति और कितने समय के लिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनकर आता है। और कौन बन सकता है? तो भारत का हर एक नागरिक राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, बस उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, जैसे कि उसकी उम्र 35 साल से कम ना हो, यानी कि 35 साल पूरी कर चुका हो, साथ ही लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और कोई लाभ के पद पर आसीन ना हो। यहाँ लाभ के पद का मतलब है कि आप किसी सरकारी नौकरी में ना हो, बाकी आप मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति भी हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सबको लाभ के पद में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको राष्ट्रपति बनने से पहले आपको सरकारी नौकरी छोड़नी होगी। निर्णय आपका है, आपको राष्ट्रपति बनना है या नौकरी करना है। अब तीसरी बात ये कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो देखो, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्यों की विधानसभा और इसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। साथ ही किसी भी राज्य में, जिस राज्य में विधान परिषद हो, उस विधान परिषद के सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं, यानी कि ना तो मनोनीत सदस्य शामिल होंगे, ना ही विधान परिषद के सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसे एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा पूरा किया जाता है। ये एकल हस्तांतरण मत प्रणाली क्या होता है? तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये 4 लोग राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम इसका आगे किया गया है, यानी कि ये 4 लोग राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। अब इन चारों पर वोटिंग की जाएगी, यानी इस पर मतदान किया जाएगा। इन चारों पर वोटिंग होने के बाद देखा जाएगा कि इन चारों में से किसके पास सबसे कम वोट मिले हैं, यानी किसको सबसे कम मत मिला है। जिसको सबसे कम मत मिला होगा उसके मत को बाकी तीनों में बांट दिया जाएगा और इसके नाम को हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के पद से, यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में इसका नाम समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर से उसी प्रकार वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उन तीनों के बीच। फिर से देखा जाएगा कि किसके पास सबसे कम वोट है, और इसी प्रकार अंत तक, जब तक कि कोई एक ऐसा नाम मिल जाए जिसको सबसे ज्यादा मत मिला हो, और जिसे सबसे ज्यादा मत मिलता है उसके लिए क्लियर कर दिया जाता है कि ये ही राष्ट्रपति बनने वाला है। इसे ही कहते हैं एकल हस्तांतरण मत प्रणाली। इसे अगर डीपली में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वोटिंग प्रक्रिया में जीतने के बाद भी उसे सीधे राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठाया जाता। उसके लिए सबसे पहले उसे शपथ दिलवाई जाती है। किससे? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, यानी मेन जज से दिलवाई जाती है। और अगर मेन जज ना हो उपलब्ध तो उसी सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उससे उनको शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति को उसके पद पर बैठा दिया जाता है। साथ ही उन्हें कुछ दायित्व भी दिए जाते हैं, जैसे कि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे और ये सुनिश्चित करे
कि देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चल रही हो। हालांकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, इसीलिए वास्तविक कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास ना होकर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसे अगर आसान भाषा में कहा जाए तो भले ही राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वे अधिकांश निर्णय प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही लेते हैं। इसको अगर और आसान भाषा में समझे तो ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपके घर में एक दादाजी है जिसका नाम राष्ट्रपति है और आपके पिता का नाम प्रधानमंत्री है। तो अब आप एक बात बताओ कि आपके घर में सबसे प्रमुख आदमी तो आपके दादाजी यानी कि राष्ट्रपति हुए, तो क्या तब भी आपके घर के सारे निर्णय आपके दादाजी अकेले लेते हैं या फिर आपके पिताजी की सलाह लेते हैं? बिल्कुल आपके पिताजी की सलाह लेते होंगे, क्योंकि आखिरकार पैसा तो आपके पिताजी ही कमाने वाले हैं जिससे घर चलेगा। उसी तरह राष्ट्रपति जो है घर का दादाजी है, राष्ट्रपति घर का दादाजी है और प्रधानमंत्री क्या है? पिता है। तो पैसा कौन कमाएगा? प्रधानमंत्री। इसीलिए सलाह किसे लेना है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। इसके बावजूद भी राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति ही वैसा व्यक्ति या पद है जो कि प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्तियां करती है और इसके साथ ही चुनाव आयोग और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक काम भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। जिस तरह आपके घर के सारे महत्वपूर्ण काम आपके दादाजी के नाम पर होते हैं, चाहे वो शादी का कार्ड बांटना हो या फिर किसी के श्राद्ध का निमंत्रण। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, इसीलिए उसके पास संसद से रिलेटेड कुछ विशेष शक्तियां भी होती है, जैसे कि संसद का सत्र बुलाना हो या उसे स्थगित करना हो, लोकसभा को भंग करना हो या फिर संसद को संबोधित करना हो। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा जब संसद कोई विधेयक पारित करता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह कानून बन ही नहीं सकता। इसके साथ ही यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है और तत्कालिक कानून बना देता है, जिससे कि देश सुगमता से चल सके। और ये अध्यादेश संसद के सत्र चालू होने पर संसद के सामने रखा जाता है और अगर संसद इसे पास कर दे तो ये कानून बन जाता है, अन्यथा 6 हफ्ते या 6 महीने के अंदर ये स्वतः ही खत्म हो जाता है। देश का बजट राष्ट्रपति के नाम पर ही संसद में पेश किए जाते हैं। इसके साथ ही किसी भी धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक हो जाती है। इस प्रकार देश की वित्तीय व्यवस्था में भी राष्ट्रपति की अहम भूमिका है। इसके अलावा किसी मुजरिम के सजा को माफ करने, बदलने या पूरी तरीके से खत्म करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया यानी फांसी तक दे दिया गया हो तो उसकी सजा को भी राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति को इसीलिए दी गई है ताकि न्यायिक व्यवस्था में भी मानवीय दृष्टिकोण बचा रहे। राष्ट्रपति के पास सबसे पावरफुल और विशेष प्रकार की शक्ति है आपातकालीन शक्ति, और वे इसका प्रयोग 3 तरीके से करते हैं। पहला, जब देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा हो यानी युद्ध चल रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। इसका प्रयोग राष्ट्रपति पूरे देश में ना करके कुछ विशेष क्षेत्रों में करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई राज्य है और उस राज्य की विधानसभा ठीक से नहीं चल पा रही है, और जब विधानसभा ठीक से नहीं चल पा रही है तो उस राज्य की कानून व्यवस्थाएं प्रभावित होगी। इसीलिए उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो पत्र लिखता है राष्ट्रपति को कि आप यहाँ की शासन व्यवस्था अपने अधीन ले लीजिए। तब राष्ट्रपति वहाँ उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है और पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के अंदर हो जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। यह आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब देश में धन की कमी हो गई हो। अब तक ऐसा कोई आपातकाल नहीं लगाया गया है। इसीलिए इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सेनापति होता है। हालांकि सैन्य निर्णय सरकार लेती है, लेकिन सेना जो है
राष्ट्रपति के नाम पर ही काम करती है। राष्ट्रपति के पास अनेकों संवैधानिक शक्तियां हैं, लेकिन वे अधिकांश निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही लेते हैं। फिर भी यदि कभी राजनीतिक संकट या संवैधानिक विवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन सब के अलावा राष्ट्रपति के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर यानी रोक लगाने की शक्ति। इसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। अब अगर निष्कर्ष निकाला जाए, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद केवल एक औपचारिक पद तो नहीं है, वे संविधान के संरक्षक, राष्ट्र की एकता के प्रतीक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम करते हैं। हालांकि सरकार का दैनिक संचालन तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का काम होता है कि वे ये सुनिश्चित करे कि देश की शासन व्यवस्था संविधान के सीमाओं के भीतर रहकर ही चले। यही कारण है कि राष्ट्रपति का पद भारतीय लोकतंत्र में अत्यंत ही सम्मानित और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और जुड़े रहें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। धन्यवाद।